हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कंटेंट मेथड्स और फॉर्म के कुछ इवेंट्स। जैसे मान लीजिए ये एक डिव है और उस पर आईडी लगा रखी है आउटर, और इस डिव के अंदर, ये एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इस डिव के अंदर कई सारी डिव हैं और इसकी जगह पे पैराग्राफ या हेडलाइंस भी हो सकती है, और इनमें से हमें वो डिव ढूंढनी है जिसकी आईडी हमने दे रखी है इसके अंदर इनर। तो ये आउटर की आईडी से हम इनर की आईडी को ढूंढेंगे, इनर आईडी वाली डिव कौन सी है। अब वो आउटर डिव की चाइल्ड हो सकती है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, कोई भी हो सकती है, तो वो ढूंढ के बताएगा। उसके लिए कंटेन फंक्शन का यूज़ किया जाता है, कंटेन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ये दो ही वैल्यूज़ रिटर्न करती है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये इनर आईडी वाली डिव मिल जाएगी तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगी, चाहे वो इनर आईडी इसके चाइल्ड हो या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो इसकी, कोई भी हो। अगर मिल गई तो ट्रू रिटर्न करेगी, और अगर नहीं मिली तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं कि कंटेन्स मेथड किस तरह से यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ मैंने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, और आप देख रहे हैं ये एक डिव बना है, उसमें एक हेडलाइन है और दो पैराग्राफ हैं। तो इसके अंदर कंटेन किए हुए एक हेडलाइन, दो पैराग्राफ। तो इस तरह से दो एलिमेंट हो गए, एक पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और एक हेडलाइन 3। तो ये तीन है। ये देखिए इसकी HTML, इसमें आईडी दी हुई है टेस्ट, और दो पैराग्राफ्स हैं, और नीचे मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई है, और एक्सटर्नल फाइल, और उसे अटैच किया हुआ है। तो आइए इसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट आईडी को टारगेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, वेर पेरेंट एलिमेंट। और सबसे पहले पेरेंट एलिमेंट को टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैंने बताया था बड़ी वाली डिव की क्या है, टेस्ट। तो आईडी से टारगेट कर लिया पेरेंट एलिमेंट को, और पेरेंट के अंदर जो जो चाइल्ड हैं जो हमें ढूंढना है कि ये इसमें कंटेन कर रहा है या नहीं, तो उसको पहले टारगेट कर लेते हैं। पेरेंट को टारगेट कर लिया। अब इसके बाद जिसे हमें सर्च करना है कंटेन कर रहा है या नहीं चेक करना है, उसको टारगेट कर लेते हैं। तो वेर टारगेट, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे अभी मैं दे देती हूँ ऐसी आईडी ABC कि जिसे हम सर्च कर रहे हैं, जिसकी आईडी सर्च कर रहे हैं। तो अभी दी नहीं है मैंने, तो इसको सर्च करने के लिए मैंने डाल दिया है। ये ABC आईडी है जो कि चेक करेगा पेरेंट में, टेस्ट जिसकी आईडी, उसमें चेक करेगा कि ABC आईडी का एलिमेंट है या नहीं। तो ले लेते हैं एक और वेरिएबल फाइंड, और फाइंड इज इक्वल टू हम लिखेंगे पेरेंट एलिमेंट डॉट, अब हम अपना मेथड यूज़ करेंगे कंटेन्स, और इसमें हम पास कर देंगे जिसे हमें फाइंड करना है, यानी कि टारगेट जो मैंने दिया है उसको फाइंड करना, तो हमने इसमें पैरामीटर में पास कर दिया। अब मैंने बताया था इसकी दो ही वैल्यू रिटर्न होती, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ABC नाम की आईडी कंटेन कर रहा होगा टेस्ट तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो हम कंसोल डॉट लॉग में फाइंड को प्रिंट करा लेते हैं। आइए देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। अभी मैंने आईडी नहीं दी है तो ये फॉल्स ही देगा। ये देखिए फॉल्स दे रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ पेरेंट डिव की आईडी दी थी और बाकी किसी की नहीं दी थी। ये देख रहे हैं हमने पेरेंट डिव की आईडी दी है, बाकी किसी पैराग्राफ में ABC आईडी दी नहीं हुई है अभी, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं इसमें से किसी एक की आईडी दे देती हूँ तो देखिए फॉल्स आ रहा है। सपोज़ मान लीजिए मैं इस पैराग्राफ की आईडी लिख देती हूँ ABC, तो अब ये आईडी मिल जाएगी, उसमें फाइंड कर लेगा। अभी देखिए ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से आईडी को ये फाइंड करके कंटेन किया हुआ है या नहीं ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये रिटर्न कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ABC आईडी इसकी आ गई है, और ये दे रहा है यहाँ पे ट्रू वैल्यू। तो इस तरह से ये मेथड वर्क करता है। इसके अलावा मान लीजिए ये आईडी हम और कहीं डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें डाल दिया, तो अब देखिए ये वाला, ये देखिए अभी भी ट्रू आ रहा है क्योंकि दूसरा पैराग्राफ मिल रहा है, फाइंड कर रहा है। तो चाइल्ड एलिमेंट चाहे जो भी हो वो अगर उसमें कंटेन करता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लीजिए इसी के अंदर एक और डिव बना लेते हैं, उसके अंदर ये पैराग्राफ डाल करके उसकी आईडी डाल देते हैं, तो ये डिव के अंदर डिव है तब भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, चाहे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, मैंने आपको बताया था, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि टेस्ट आईडी जो है डिव उसके अंदर ही है ये, चाहे चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये कंटेन्स मेथड कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर चाइल्ड हो या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, उसमें आईडी अगर कंटेन कर रहा है तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह किसी भी एलिमेंट के लिए है, जो भी आईडी होगी वो प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें कंटेन करनी चाहिए, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो ये था कंटेन मेथड।
अब नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे डॉम के, तो वो है हैज़ एट्रीब्यूट मेथड। तो मान लीजिए ये एक टैग है डिव का जिसमें आईडी मैंने टेस्ट ली है और एक क्लास लगाई हुई है एबीसी, और हमने इसमें प्रिंट किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो अब इस डिव की आईडी टेस्ट है। तो अगर हम इस डिव के अंदर के एट्रीब्यूट्स जानना चाहते हैं तो हैज़ एट्रीब्यूट मेथड का यूज़ करेंगे और उसमें आईडी पास करेंगे। तो इस पर्टिकुलर आईडी में जो जो भी एट्रीब्यूट होंगे तो वो शो कर देगा। जैसे इसमें क्लास एबीसी एक एट्रीब्यूट है, ये शो कर दिया। इसके अलावा अगर आपने और भी कोई एट्रीब्यूट दिया है उसको भी ये शो कर देगा। तो हैज़ एट्रीब्यूट मेथड का काम होता है एट्रीब्यूट है नहीं है ये शो करना, और ये दो ही वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। आईडी या टैग दोनों से कर सकते हैं। आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो ये है हमारी जेएस की फाइल, और इसमें अभी सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं वेर टारगेट नाम का वेरिएबल। पहले हम उसे टारगेट कर लेते हैं जिसमें से हमें देखना है एट्रीब्यूट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में डाल दूंगी टेस्ट। हम डिव का एट्रीब्यूट देख रहे हैं कि इसमें एट्रीब्यूट है या नहीं, तो ये पहले लिख दिया। अब इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेती हूँ मैं, इसमें वेर फाइंड नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, और टेस्ट टारगेट में जो वैल्यू आई है टेस्ट की, टारगेट डॉट हैज़ एट्रीब्यूट, यानी कि अब टारगेट में जो जो एट्रीब्यूट है वो बता देगा है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पे जो एट्रीब्यूट चेक करना है उसे डालना होगा। मान लीजिए मैंने डबल कोट में लिख दिया क्लास, तो क्लास एट्रीब्यूट को चेक करेगा कि ये टारगेट में है या फिर नहीं है। अब इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे पहले कंसोल में कंसोल डॉट लॉग में इसे प्रिंट करा लेते हैं फाइंड को। जी हाँ, अब इसमें इसको प्रिंट करा लिया है। अब सेव करके इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू देता है। देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया तो इसमें देखिए आ रहा है फॉल्स वैल्यू। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि क्लास नाम का एट्रीब्यूट नहीं मिला, क्योंकि मैंने डिव में आईडी दी है सिर्फ, और कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया और क्लास नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आईडी दी हुई है टेस्ट, और इसका क्लास कोई बताया नहीं है, एट्रीब्यूट यानी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो मैं अभी इसमें क्लास लिख देती हूँ ABC, और इसको सेव करके रन कराती हूँ। देखिए अब ट्रू आ गया, इसको एट्रीब्यूट मिल गया, इसलिए वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट आईडी दी हुई है और क्लास में एट्रीब्यूट में यहाँ पे क्लास का नाम हटा देते हैं, सिर्फ डबल कोट में सिर्फ क्लास रहने देते हैं, फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इसे एट्रीब्यूट मिल तो रहा है क्लास, भले ही उसे बताया नहीं कौन सी क्लास। तो इस तरह से ये हैज़ एट्रीब्यूट फंक्शन काम करता है। अब बात करते हैं डॉम के नेक्स्ट मेथड की, हैज़ चाइल्ड नोड मेथड। इसको समझने के लिए देखिए मैंने एक डिव बना रखी है ये, और इस डिव के अंदर हैज़ चाइल्ड नोड का काम होता है कि कोई भी चाइल्ड है या नहीं है, या कोई भी डेटा या कोई टेक्स्ट या टैग है या नहीं। मान लीजिए मैंने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको मैं चेक कराना चाहती हूँ कि इसके अंदर कुछ है डिव के अंदर या नहीं, कोई टैग लगा है या कोई क्लास है या नहीं। तो उसके लिए हैज़ चाइल्ड नोड यूज़ होगा, और वो दो वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर कोई भी एलिमेंट होगा, हेडिंग या टेक्स्ट या क्लास कुछ भी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये देखिए HTML का एक मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, और इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं हेडलाइन है, एक पैराग्राफ है, यानी कि कई एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम हैज़ चाइल्ड चेक करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमेशा ये अभी इसके लिए तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अगर ये चेक करें तो ये देखिए मैंने एक पहले टारगेट ले रखा है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें टेस्ट आईडी डाल रखी है जो कि डिव की आईडी है, और फिर एक फाइंड वेरिएबल लिया है जिसमें अब मैं टारगेट डॉट यहाँ पे ये मेथड यूज़ करूँगी हैज़ चाइल्ड नोड। और ये यहाँ पे कुछ पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि ये सिर्फ चेक कराएगा चाइल्ड नोड है या नहीं। और कंसोल डॉट लॉग में फाइंड की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसे किया तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि ऑब्वियसली इसमें हेडलाइन है, पैराग्राफ है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने HTML से डिव के अंदर से सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं और इसको सेव करके देखिए रन करा रहे हैं, अभी भी ट्रू रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने ये डिव के अंदर सारी चीज़ें डिलीट तो कर दी, पैराग्राफ, हेडलाइन, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्पेस दिया हुआ है, तो इसे बैक करके यहाँ डिव का स्पेस हटा करके डिव यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एंटर किया हुआ है, इस वजह से वो भी काउंट कर रहा है, देख लीजिए एंटर भी काउंट करता है। अब देखिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से इसमें कोई स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ, हेडलाइन कुछ भी होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो इसमें चाइल्ड को एज ए चाइल्ड कंसिडर करेगा। अब स्पेस दोबारा दिया, देखिए ट्रू आ गया। इस तरह से हैज़ चाइल्ड नोड को हम चेक कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से
कुछ भी अगर ऐसा हेडलाइन या कुछ भी होगा तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में ऑल इवेंट्स या नाम से वीडियो बनाई थी, जिसमें सारे फॉर्म के इवेंट्स और अलग अलग इवेंट्स डिस्कस किए थे। इसमें अलग अलग इवेंट्स थे, मैंने इनपुट इवेंट तक डिस्कस किया था, कीबोर्ड विंडोज़ इवेंट, सारे इवेंट डिस्कस किए थे और कुछ बचे हुए थे जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इवेंट के लास्ट वीडियो में मैंने कीबोर्ड, की प्रेस, की अप, फोकस, ब्लर, इनपुट तक कवर कर लिया था। ये सारे इवेंट्स कवर हो गए थे। आज के वीडियो में बात करेंगे चेंज, सेलेक्ट और सबमिट ये सारे इवेंट्स की। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए एक फॉर्म बना लिया है। फॉर्म कैसे बनेगा मैंने आपको पहले बता रखा है, लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये नेम, क्लास और ये कंट्री का बना लिया एक फॉर्म। देखिए ये नेम के लिए इनपुट बॉक्स ले लिया है और क्लास के लिए ले लिया है। इस तरह से सेलेक्ट बॉक्स ले लिया है, कंट्री के लिए अलग अलग कंट्रीज़ डाल दिए हैं और एक डिव ले लिया है। देखिए डिव बनाया, डिव की आईडी दी हुई है मैंने टेस्ट। और फिर उसके बाद फंक्शंस जो मैंने उनके अलग अलग इवेंट्स पे कॉल किए हैं वो सारे फंक्शंस हैं। देखिए जैसे किसी नेम पे क्लिक करने पे इनपुट फंक्शन आपको लास्ट में बताया था कि जो भी इनपुट करेंगे उस तरह से इवेंट फायर हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो चेंज इवेंट किस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए नेम है, टेक्स्ट बॉक्स पे हम कुछ भी टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद जब इसे बाहर आएंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे तो वैसे ही जिससे बाहर आएंगे इवेंट ट्रिगर हो जाएगा और देखिए जो भी लिखा है वो डिव के अंदर आ गया है। और इनपुट फंक्शन भी लगा हुआ है, तो मैंने जैसे ही इनपुट किया तो उसमें वो कलर चेंज हो रहा है और आ रहा है। तो उसी तरह से चेंज इवेंट होता है, लेकिन चेंज इवेंट में बस इतना फ़र्क है कि जैसे ही हम वहाँ से लॉस फोकस्ड होंगे, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आएंगे, तब वो इवेंट फायर होगा, वो ट्रिगर करेगा इवेंट। तो ये मैंने बनाया हुआ है HTML का और जावास्क्रिप्ट का कोड, जिसमें अलग अलग इवेंट्स लगे हुए हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक इवेंट ऑन चेंज इवेंट कॉल कर लिया है सेलेक्ट बॉक्स के ऊपर। यहाँ पे ऑन चेंज चेंज फंक्शन नाम का फंक्शन इस पे कॉल किया है ऑन चेंज इवेंट पे। अब इस फंक्शन को हम नीचे डिफ़ाइन भी कर लेते हैं, क्योंकि फंक्शन उस पर इस इवेंट पे कॉल किया है तो उसे डिफ़ाइन करना होगा। तो लिख लेते हैं फंक्शन, फिर चेंज फंक्शन, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं मान लीजिए जो भी हम पैरामीटर पास करना चाहें, कि हम जो भी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करें वो आ जाए हमारे डिव में। तो जो भी यानी चेंज करें, तो ये दिस यहाँ पे डाल दिया और दिस यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर दिया है। दिस इसलिए डाला है, आपको पहले बता रखा है कि वही आगे के दूसरे फंक्शंस के लिए भी यूज़ होगा, इसलिए हम कॉमन होगा तो दिस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब दिस पैरामीटर पास किया हुआ है, तो यहाँ पे उसको हम ले लेंगे, एलिमेंट दे देंगे, उसमें आ जाएगा जो भी हम टाइप करेंगे डेटा, तो ये पास होकर के आ जाएगा। अब इसमें where x इज़ इक्वल टू एलिमेंट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी उसकी, यानी जो सेलेक्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसके अंदर कंट्री की मान लीजिए लगा रहे हैं ना, तो कंट्री की जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो आ जाएगी, ठीक है। या टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू हम सेलेक्ट करें वो डिव के अंदर आ जाए। तो सेलेक्ट डॉट एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू सेलेक्ट होकर के आ जाए एक्स में, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेस्ट, यानी डिव की आईडी टेस्ट में डॉट इन HTML में एक्स की वैल्यू आ जाए, यानी जो भी वैल्यू आ रही है वो एक्स में वो डिव की आईडी जो टेस्ट है उसके अंदर आ जाए। तो इसमें वैल्यू देखिए मैंने जब सेलेक्ट बॉक्स बनाया है तो उसमें वैल्यू नहीं दी है, लेबल तो दिया हुआ है अभी। तो ये डिव में एक्स पास हो जाएगा। तो अब सबसे पहले सेलेक्ट बॉक्स में जो वैल्यू दी हुई है, तो लेबल दिया हुआ है अलग अलग कंट्री के नाम मैंने ऐसे लिख दिए जो भी सेलेक्ट बॉक्स क्लिक करने पे दिखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू भी वही सेम होनी चाहिए, वही वैल्यू एक्सेस करेगा। तो वैल्यू इज इक्वल टू इंडिया, जैसे हर एक कंट्री का नाम जो भी है उसको हम वैल्यू में डाल देते हैं, जिससे कि वो क्लिक करने पे वही वैल्यू हमारे एक्स में आ जाए, जो अभी डाला हुआ है उसमें एक्स की वैल्यू में आ जाए और फिर वो डिव में दिख जाए। तो इस तरह से मैंने वैल्यूज़ में सारे कंट्रीज़ नेम डाल दिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे ये मान लीजिए कोई भी करा तो देखिए डिव पे आ गई वैल्यू। अब इसी तरह से हमने कंट्री सेलेक्ट किया बांग्लादेश, तो देखिए बांग्लादेश आ गया। इसी तरह से जो भी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं एक्स में जो वैल्यू थी वो आकर के डिव में प्रिंट हो जा रही है, देखिए इंडिया प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से चेंज इवेंट वर्क करता है। अब यही सेम फंक्शन जो है ऑन चेंज वाला मैं टेक्स्ट बॉक्स पे भी लगा देती हूँ। टेक्स्ट बॉक्स यानी कि जो नेम वाला है उस पर लगा देती हूँ। उस पर पहले से भी मैंने कई सारे इवेंट्स लगा रखे हैं, ऑन ब्लर और ऑन चेंज। तो खैर ये वाला भी लगा देती हूँ मैं, ये ऑन चेंज इवेंट भी मैं साथ में लगा दे रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं
तो जैसे ही ये साथ में टाइप हो रहा है तो इनपुट फंक्शन भी साथ में लगा हुआ है, इसलिए साथ में ही तुरंत दिखा रहा है। इनपुट करते ही div में वैल्यू शो कर रहा है। तो पहले मैं ये इनपुट हटा देती हूँ। सिर्फ ऑन चेंज रहेगा। तो ऑन चेंज में क्या होगा, जैसे ही हम टाइप करेंगे, अभी नहीं ये दिखाएगा डिव में, जैसे लॉस फोकस होगा वहाँ से हटेगा कर्सर, तब ये डिव में वैल्यू दिखा देगा। देखिए अभी मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स से लॉस फोकस नहीं किया है, कर्सर अभी भी ब्लिंक हो रहा है टेक्स्ट बॉक्स पे नेम वाले। तो जैसे ही वहाँ से मैं हटाऊंगी कर्सर, देखिए जैसे ही हटा ये आ गया लॉस फोकस और यहाँ डिव के अंदर वैल्यू दिख गई। तो जैसे ही लॉस फोकस होगा तो डिव पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये था ऑन चेंज इवेंट। जो नेक्स्ट इवेंट है हम पढ़ेंगे वो है सबमिट। सबमिट इवेंट का काम होता है कि फॉर्म के अंदर जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड डालते हैं, नेम वगैरह या फिर आईडी, जो भी रिकॉर्ड डालते हैं वो सबमिट बटन पे क्लिक करने पर वो सबमिट हो जाता है और डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो मान लीजिए ये एक फॉर्म बनाया हुआ है मैंने और इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड डाल रखा है। अब इसको हम चाहते हैं कि सबमिट करने पे एक बटन बन जाए। तो सबसे पहले हम एक बटन बना लेते हैं फॉर्म में ही, फॉर्म टैग के अंदर एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट नाम का बटन बना लिया है और इसकी ऊपर की वैल्यू भी अब देखिए सबमिट लिख करके आ गया है। अब ये सबमिट बटन बन गया है हमारा। अब इसको क्लिक करने पे हम चाहते हैं कि जो भी फॉर्म का वैल्यू है वो एंटर हो जाए। तो यहाँ पे एक्शन, फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है एक्शन। तो जहाँ पे हम वैसे जहाँ पे हमारा डेटा सेव होगा उसकी पाथ देते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट इज़ इक्वल टू लिख देते हैं सबमिट फंक्शन। एक कोई फंक्शन बना लेते हैं जिसमें जो भी डेटा है वो इस ऑन सबमिट इवेंट पे वर्क करे, डेटा सारा सबमिट हो जाए। तो ये ऑन सबमिट फंक्शन जो है, ऑन सबमिट इवेंट पे जो फंक्शन बनाया है मैंने उसको कॉल किया, उसे डिफ़ाइन कर लेते हैं फंक्शन सबमिट फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही नाम रख दिया है, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। अब इसमें कुछ मैसेज प्रिंट करा देते हैं console.log और इसमें कुछ लिख देते हैं जिसपे सबमिट करने पे ये मैसेज आ जाए तो पता चले हाँ डेटा सबमिट हुआ है या इवेंट ट्रिगर हुआ है। तो यहाँ पे लिख दिया है यू सबमिटेड अ फॉर्म, इस तरह से मैसेज दे दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करती हूँ, तो पहले कंसोल क्लिक कर लेते हैं, कंसोल इंस्पेक्ट करके फिर कंसोल ओपन हो गया। आप देखिए सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया मैसेज, ये रिफ़्रेश होके आ गया। देखिए सबमिट पे जैसे ही डाला तो इस तरह से ये सबमिट बटन वर्क करता है। अब ये देखिए एक्शन में मैंने बताया आपको वो लिखेंगे। देखिए सबमिट अभी कर रहे हैं तो डेटा जा कहाँ रहा है, अभी तो कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो एक्शन में हम ASP यानी सर्वर साइड की कोडिंग में वो फॉर्म का पाथ देते हैं जहाँ पे डाटा जाके स्टोर होगा डेटाबेस में। तो एक्शन में हम PHP या ASP का जो भी पाथ होता है पेज का वो देते हैं जहाँ पे डाटा जाता है। तो फिलहाल अभी मैंने आपको सबमिट बटन का यूज़ बताया, सबमिट इवेंट कैसे वर्क करता है। अब मान लीजिए यहाँ console.log की जगह पे मैं अलर्ट बॉक्स ले लेती हूँ। तो अलर्ट बॉक्स में सबमिट जैसे ही किया, ये देखिए अलर्ट बॉक्स में ये मैसेज आ गया। तो इस तरह से भी हम वर्क करा सकते हैं सबमिट का कि ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए अलर्ट बॉक्स बता दिया है, यहाँ इसमें शो कर रहा है। तो ये फॉर्म में बेसिकली यूज़ होता है सबमिट बटन, जो डेटा को पोस्ट करने के लिए या सबमिट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम पर्टिकुलर बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स की आईडी के थ्रू हम उसका वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी एफ नेम थी, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, उसकी आईडी से उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली। तो एक वेरिएबल ले लिया, इसी फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे एफ नेम आईडी है उस फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स की, डॉट वैल्यू। तो यानी टेक्स्ट बॉक्स जिसकी आईडी एफ नेम है उसकी वैल्यू को एक्सेस करके एक्स में डाल दे। अब यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में मैं एक्स वैल्यू प्रिंट करा देती हूँ जिससे पता चल जाए। यहाँ पे ऐसे ही हेलो लिख करके कॉन्कैटिनेट साइन लगा करके एक्स की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। तो जो भी एक्स की वैल्यू है अलर्ट बॉक्स में आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये राम लिखा हुआ है, सबमिट किया तो ये राम जो है वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप। ये पहले मैंने डिव भी बना रखी थी तो उसमें भी शो कर रहा है। तो ये वैल्यू इस तरह से आ सकती है, आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स नेम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू एक्सेस की, इसी तरह से आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्सेस की उनकी आईडी डालकर वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबमिट बटन का वर्क होता है फॉर्म में, जो डेटा को सबमिट करने के लिए, डेटा पोस्ट करने के लिए सर्वर पे यूज़ होता है। अब नेक्स्ट इवेंट है इनवैलिड।
इनवैलिड इवेंट का यूज़ हम तब करते हैं जब जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कोई स्पेसिफिक वैल्यू डालनी हो, जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालनी हो या फिर कोई ईमेल आईडी डालनी हो और उसके अलावा और कोई ऐसे आईडी या वैल्यू ना जाए, या फिर हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई ना कोई वैल्यू फिल करनी ही करनी है, तो उस कंडीशन में हम इनवैलिड इवेंट का यूज़ करते हैं। जब तक हम उसमें स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक वो एंटर नहीं करेगा। तो मान लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये मैंने एक फॉर्म बना रखा है, इसमें कुछ नेम, क्लास, कंट्री ये सब दिया हुआ है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब मैं सबमिट कर रही हूँ, मान लीजिए पहले मैं इवेंट लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि ये लेबल लगाया हुआ है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स पहला क्रिएट किया हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही रिक्वायर्ड एक फील्ड होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो मान लीजिए मैंने रिक्वायर्ड लगा दिया। तो ये इनबिल्ट फीचर होता है HTML का कि अभी इस पर बिना कुछ एंटर किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यानी कि नेम में कुछ ना कुछ आपको टाइप करना होगा, आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये इनबिल्ट फीचर है। सबमिट कर रहे हैं तो ये बार बार पूछ रहा है प्लीज़ फिल द दिस फील्ड, तो ये मैसेज दे रहा है। तो ये इनबिल्ट फीचर होता है। मान लीजिए हम अपना कुछ डालना चाहते हैं इनवैलिड इवेंट के डाल करके, इसमें मान लीजिए कोई फंक्शन भी डाल सकते हैं और उसके अंदर ही मैसेज डाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे मैं मैसेज डाल सकती हूँ डबल कोट के अंदर कि ये इनवैलिड है, तो सिंगल कोट में डबल कोट बाहर है। तो यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं, जैसे अलर्ट बॉक्स मान लीजिए मैंने डाल दिया कोई भी मैसेज सिंगल कोट में यहाँ पे डाल दिया, प्लीज़ फिल द फर्स्ट नेम, मान लीजिए ये डाल दिया। तो जैसे ही इस पर अगर खाली छोड़ेंगे तो ये मैसेज शो कर दे। वैसे इनबिल्ट फीचर होता है ये, आप खाली छोड़ते हैं तो रिक्वायर्ड फील्ड एंटर करना होता है, ये कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऑन इनवैलिड इवेंट पे ये अलर्ट बॉक्स वाला मैसेज डाल दिया और रिक्वायर्ड फील्ड यानी कि अगर उसे खाली छोड़ेंगे तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है और ये इसमें मैंने फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया और यहाँ पे ये खाली छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे सबमिट जैसे ही करेंगे देखिए मैसेज आ गया अलर्ट बॉक्स का कि फील्ड एंटर करिए, रिक्वायर्ड फील्ड जो भी है एंटर करिए। तो इस तरह से मैसेज ट्रिगर हो गया। ऐसे ये इनवैलिड फंक्शन इस तरह से काम करता है इवेंट। तो अब मान लीजिए यहाँ पे टाइप में मैंने ईमेल लिख दिया उसका कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डाटा जाएगा वो ईमेल टाइप का डाटा होगा। आपको ईमेल का पता होगा स्ट्रक्चर, उसमें @ होता है, डोमेन नेम होता है। तो ये अब यहाँ पे मैसेज पास करा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी ऐसे टाइप कर रही हूँ तो ये इनवैलिड बताएगा, क्योंकि ये ईमेल नहीं, क्योंकि इसमें @ मिसिंग है। तो अब बार बार मैं इस पर एंटर कर रही हूँ तो ये मैसेज शो कर रहा है कि @ मिसिंग है, ये ईमेल नहीं है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टाइप ईमेल है, तो इसलिए यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में ऑन इनवैलिड में इवेंट पे अलर्ट बॉक्स में मैंने मान लीजिए मैसेज डाल दिया कि प्लीज़ एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी। तो जब अब मैं टाइप करूँगी यहाँ पे, अगर ईमेल आईडी करेक्ट नहीं होगी, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा, तो ये मैसेज शो करेगा जो मैंने अलर्ट बॉक्स में डाला है। ये देखिए आ गया, प्लीज़ एंटर द करेक्ट ईमेल आईडी। तो इस तरह से ये मैसेज आ गया। ईमेल आईडी में क्या होता है @ देखिए इसमें नहीं है, इसलिए ये बार बार चेक कर रहा है उसका फॉर्मेट और ये इस तरह से मैसेज शो कर रहा है। इससे आगे बढ़ने नहीं देगा जब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं होगा, जब तक आप करेक्ट ईमेल आईडी अगर फॉर्मेट जो दिया है उस हिसाब से नहीं डालेंगे। अब मान लीजिए ये @ भी डाल दिया, तो अभी भी इंटर करते हैं @ डाल करके, तो क्या ये सबमिट कर देगा। @gmail.com मान लीजिए मैंने लिख दिया, सबमिट किया, देखिए अब ले लिया इसने, मैसेज दे दिया। ठीक है कि ये इंटर हो गया डाटा। तो ये इस तरह से पूरा ईमेल का फॉर्मेट चेक करता है। इसी तरह से टाइप में आप जो भी टाइप डालेंगे, HTML का न्यू फीचर है ये कि इसमें ऑन इनवैलिड इवेंट काम करता है। अगर आप कोई खाली फील्ड छोड़ते हैं या फिर स्पेसिफाई कर रखा है और उससे अलग कोई डालते हैं तो वो शो करता है इस तरह का मैसेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।